हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है PR GS क्लासेस, जिसमें मैं आपको GS के अलग अलग सब्जेक्ट के पढ़ाऊँगा। पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटी। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको सबको बताया था कि हम पॉलिटी को 10 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक पे मैं अलग अलग एक डीप वीडियो बनाऊंगा। तो मैं पहले टॉपिक ले रहा हूँ आज, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि हमारा जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, हमारे देश में संविधान की विचारधारा कहाँ से आई, कैसे डेवलप हुई, हमारे इतिहास में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमें संविधान की जरूरत पड़ी। तो हम इस चीज़ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डीप पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आज मेरा पहला टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कई सारे शासकों ने, हमारे यहाँ कई सारे देशों ने हमारे ऊपर राज किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने हमारे देश पे सबसे ज़्यादा टाइम तक राज किया। तो क्या था कि ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। कब आई थी ये? 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी। और ये एक व्यापारिक कंपनी के बन के हमारे यहाँ आई थी, एक व्यापारिक कंपनी बन के आई थी। ये क्या था कि पहले जो व्यापारी था वे यहाँ आते थे, यहाँ से महंगे मसाले, यहाँ से सस्ते मसाले खरीद के ब्रिटेन ले जाते थे। और ब्रिटेन में क्या करते थे, ये ब्रिटेन में उन्हीं मसालों को ये सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे दामों में बेचते थे, क्योंकि जो यहाँ के मसाले जो हैं, भारत के जो मसाले माना जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे और बहुत सस्ते दामों पे मिल जाते थे। तो वो क्या करते थे कि यहाँ से ले जाके महंगे दामों पे ब्रिटेन में बेचते थे, तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट होता था। तो जब ऐसे ही ये बहुत आने लगे, फिर इंडिया में आते गए, तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो काफ़ी मालदार होते गए। तो फिर क्या था, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो यहाँ से सस्ती वस्तुएं खरीद के ब्रिटेन में महंगे दामों पे बेचते थे। जैसे कि सूती वस्त्र हुए, तुम्हारे मसाले हुए, वो यहाँ से कम दामों पे खरीदे और ब्रिटेन में महंगे दामों पे बेच दिए। तो वहाँ के जो लोग थे वो भाई चिढ़ने लगे उनसे कि भाई ये तो बहुत मालदार होते चला जा रहा है। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं, जब आप भी अपने पड़ोसी से जरूर चिढ़ते होंगे कि भाई मेरा पड़ोसी मालदार हो गया और मैं गरीब पड़ा हूँ। तो ऐसी क्या था कि वो ब्रिटेन के जो लोग थे, वो जो वहाँ के व्यापारी थे, उनसे चिढ़ने लगे। तो धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि भाई वो वहाँ से सस्ती वस्तुएं लाते हैं और यहाँ आके महंगे में बेच देते हैं। तो धीरे धीरे ये बात ब्रिटेन की संसद में मालूम पड़ गई। तो वहाँ की जो रानी थी, उसने उन्हें क्या किया, एक लाइसेंस पास किया, एक लाइसेंस बनाया, जिसके थ्रू जो था कि जो भी भारत से व्यापार करेगा, भारत से इधर से व्यापार करेगा, वो वहाँ की जो रानी है, जो वहाँ की सिस्टम है, संसद है, वहाँ को उसको टैक्स देगा, ठीक है। तो फिर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक मान्यता मिल गई, उसे एक लाइसेंस मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही व्यापार चलता रहा। तो कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत पर 200 सालों तक अपना राज किया। फिर इन्होंने यहाँ की सत्ता भी अपना हड़पड़ाई, क्योंकि जैसे व्यापार करने आए थे, इन्होंने क्या देखा, यहाँ के जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि केंद्र सत्ता नहीं थी, कोई भी केंद्र सत्ता का वर्चस्व नहीं था, यहाँ पे किसी भी राजा का पूर्ण भारत पर नियंत्रण नहीं था, ठीक है। जो मुगल भी थे, वो भी उनसे भी कुछ प्रांत ऐसे बचे हुए थे, कुछ जैसे राजपूताना, कुछ प्रांत ऐसे थे जो उनसे बचे हुए थे, जैसे तमिलनाडु साइड, केरल साइड ऐसी बची हुई थी, जहाँ पे उनका कुछ एरिया पे उनका शासन नहीं था, ठीक है। तो पूर्ण तरह से नियंत्रण नहीं कर पाए थे, तो कोई भी केंद्र सत्ता यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ के राजा क्या थे, आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे से चिढ़ते थे, कहने भाई इसके पास ये है, और कोई लड़ाई का कोई मेन वो ऐसा कुछ नहीं था, बस एक दूसरे की ज़मीन हड़पड़ाने में लगे रहते थे। और मुगलों का क्या था, मुगल जो थे उनके पास ना अपने उत्तराधिकारी जो होता है उनका नियुक्त करने की कोई भी ऐसी कोई पद्धति नहीं थी कि जिसके माध्यम से उनका उत्तराधिकारी नियुक्त हो जाए। इसलिए क्या था कि मुगल के जो राजकुमार होते थे वो आपस में लड़ते रहते थे कि मैं गद्दी पे बैठूंगा। तो यहाँ पे कोई भी कायम सत्ता नहीं थी। इसका ही अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया। अंग्रेजों ने देखा ये तो आपस में लड़ रहे हैं, क्यों ना हम इन पर कब्जा करें, क्यों ना हम यहाँ शासन करें, कि हम, क्योंकि वह पहले वो यहाँ से सस्ती वस्तु लेके जाके ब्रिटेन में बेच रहे थे। फिर अंग्रेज जो थे वो थोड़े एजुकेटेड भी थे, तो उन्होंने क्या किया, भैया यहाँ की जो प्रशासन है उस पर अपना नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने, जैसे हम सब जानते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे सहायक संधि के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे राजाओं पे अपना वर्चस्व स्टार्ट करना शुरू कर दिया।
तो ठीक है, ऐसे ही उनका धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ता चला गया और वही इंडिया पे अपना शासन बढ़ाते चले गए। तो फिर क्या था कि अंग्रेज़ों ने क्या है कि हमारे यहाँ 200 सालों तक, कम से कम 200 सालों तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, 1947 में जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, जब तक इन्होंने हमारे देश पे राज किया। ठीक है, उसके बाद क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमें एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई कि यार हमारा भी एक अपना संविधान होना चाहिए, जिससे हम अपने देश के कानून व्यवस्था को संभाल ले, अपना प्रशासन इससे चला सकें, और जी हम अपने देश को अच्छा कर सकें, अच्छे कानून व्यवस्था बना के चलें, और कोई और देश आके हम पे ना अपना अधिकार जमा सके। तो इसलिए हमने अपना एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो कानून की जो संविधान की सबसे पहली जो व्याख्या दी वो करी थी सबसे पहले, जिनके दिमाग में ये विचार आया था, तो ये 1934 में जो हमारे एम एन राय थे, उनके द्वारा सबसे पहले संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो और हमारे यहाँ जैसा हम सब जानते हैं 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, और 1950 में 1950 में हमारा संविधान अस्तित्व में आया, संविधान बन गया। ठीक है, संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब जैसे हमारा संविधान था उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ब्रिटेन से ली, जो ब्रिटेन ने जब हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे ऐसे कानून बनाए, कई सारे ऐसे नियम बनाए, जो हमने बाद में भी, हमारे संविधान बनने के बाद भी हमने अपने संविधान में वो चीज़ें रखी। ठीक है, उन चीज़ों का यूज़ किया और हमने अपने संविधान में वो चीज़ें लाए, उन कानूनों को लाए। और आज भी ऐसे कई सारे कानून हैं जो हमारे संविधान में एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी, हमने जो ब्रिटेन के कानून थे, जो ब्रिटेन जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर राज करती थी, जो कानून थे वही कानून, एग्जैक्ट वही कानून हमने उसमें भी रखे। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे पहला है, हम इस बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी तो हम जैसे पहला क्या था, पहला था, तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट। हमारे यहाँ 4 रेगुलेटिंग जो कानून में थे, जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने जो 4 रेगुलेटिंग एक्ट बनाए थे। जैसे एक था 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक 1783 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये इनमें से भी हमारे जो संविधान है, इनमें से भी कई चीज़ें ऐसी, कई सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने संविधान में एक्यूरेट वही हमने अपने संविधान में रखी हैं। ठीक है, तो हम जैसे हम पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1733 के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1733 के बारे में पढ़ेंगे। एक्ट 1733। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें क्या रखा गया था, इसमें जैसे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को जो था, जो भी जो प्रांत थे जैसे मद्रास, बम्बई, ठीक है, बंगाल, ये जो प्रांत थे इनके जो गवर्नर नियुक्त किए जाते थे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनको गवर्नर जनरल को, जो था बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर था, उसे एक नया नाम देख के एक नए पद का सृजन किया, गवर्नर जनरल, जो बंगाल पे भी, मद्रास पे भी और बम्बई पे, तीनों के ही जो प्रांत थे उन पर कंट्रोल रख सकता था अपना।
जो ब्रिटेन का जो जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया था, जो भी उनके पास था, उस पर पूरा कंट्रोल वही रख सकता था। ठीक है, तो जो जो बंगाल का गवर्नर था, अब क्या बन गया था, गवर्नर गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये क्या था, ये बम्बई और मद्रास के जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, वो गवर्नर के अधीन आते थे। ठीक है, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट की तरह ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज भी है हमारे यहाँ, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जो आज भी हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय है, इसकी जो स्थापना थी वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई थी। भारत में सबसे पहला न्यायालय 1734 में इसी कानून के इसी की उससे बनाया गया। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू पहली बार 1974 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। ठीक है, और जी तुम्हारा इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या था कि जो सत्ता हमारी जो जो केंद्र सत्ता नहीं थी, इसी के थ्रू एक केंद्र सत्ता का निर्माण किया गया। फोर्थ, केंद्रीय सत्ता का निर्माण, केंद्रीय प्रशासन का निर्माण किया गया। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू केंद्रीय प्रशासन का निर्माण किया गया। ठीक है, और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट और था, क्या था कि 1733 से पहले जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, उपहार भी लेते थे, जिससे जो हमारे जो देश था उसकी जो जनता थी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। पर क्या था कि जब ये एक्ट आया, जब वहाँ के ब्रिटेनी गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, तो उसके बाद क्या था कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे के चारी उनके जो निजी व्यापार था उनका उसे बंद कर दिया गया। उपहार लेते थे वे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे इस रेगुलेटिंग इस चार्टर एक्ट के, चार्टर एक्ट 1773 के चार्टर एक्ट के ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, तो और इसके बाद जैसे अब दूसरा चार्टर एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1783। ठीक है, इसे हम पिट्स का इंडिया एक्ट भी कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो ये पिट्स जो थे एक ब्रिटेन की संसद के सांसद थे, इनके थ्रू ये जो प्रस्ताव था लाया गया था ब्रिटेन की संसद में। इस प्रस्ताव के माध्यम से क्या किया गया, जो 1733 को जो एक्ट में जो कमियां थी उसे दूर किया गया। ठीक है, के एक्ट की
ठीक है। उसकी दो महत्वपूर्ण बातें थी इसमें, सबसे ज़्यादा दो महत्वपूर्ण बातें थी इस एक्ट में जो हमें याद रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली थी जो इसमें सबसे पहली जो बातें थी इसमें, एक तो थी इसमें सबसे ज़्यादा दो महत्वपूर्ण बातें थी। जैसे पहली है, इसने कंपनी के प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य थे उन्हें अलग कर दिया। क्या क्या इसने, जो कंपनी के प्रशासनिक और कार्यों कार्य को अलग कर दिया। ठीक है। दूसरा, जो पहले कंपनी का क्षेत्र था अब वह ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहलाने लगा। ठीक है। इसमें दो ही मेन बातें थी जो इसने, इस एक्ट ने क्या किया। एक तो 1733 के जो एक्ट में कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया। दूसरा, जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे दोनों को अलग कर दिया। क्या था कि जो प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य थे, प्रशासनिक और व्यापारिक और राजनीतिक, कार्यों को अलग कर दिया। क्या था कि जो पहले राजनीतिक लोग जो थे वो व्यापार में भी इन्वॉल्व रहते थे और वो उसका फ़ायदा उठाते थे, अपनी राजनीतिक पावर का, अपनी शक्ति का उपयोग करके वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित करते थे और जो उससे वे कई उपहार मांगते थे तो कंपनी को इससे घटाता था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, अब संसद ने वहाँ के ये एक्ट पास करके उनकी जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे दोनों को अलग कर दिया। ठीक है। और इसके बाद आता है कंपनी का क्षेत्र। जो पहले कंपनी का क्षेत्र था, कहलाता था कि ये कंपनी का क्षेत्र है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है, अब वह ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र बन गया। अब वो ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कराने लगा। ठीक है। यही इसी रेगुलेटिंग एक्ट की दो मेन विशेषता थी। ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट में। थर्ड में क्या था इसमें, थर्ड जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका आया, चार्टर एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1833। ठीक है। इसमें भी दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे इस एक्ट के थ्रू क्या था, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर अब जितना भी ब्रिटिश के पास जितना भी भारत का क्षेत्र था उस सबका गवर्नर जनरल बन गया था वो। ठीक है। वो जितना भी ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र था का गवर्नर बन गया। ठीक है। अब वो क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या था, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र का सभी का वो गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। और इसमें क्या था, इस एक्ट के थ्रू क्या था, सिविल खुली
मतलब खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाने लगी। खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। यही दो चीज़ें इस एक्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जो मैं आपको वही लिखवाऊंगा जो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके पेपर में आने की संभावना है। अब बातें तो बहुत है जो बुक्स में लिखी है, पर मैं वही पढ़ाऊंगा जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा ही एक इम्पोर्टेंट है, जो पहले पेपरों में भी आता जा रहा है, जिस पे बेस्ड अधिकतर सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसमें दो ही पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बाकी अगला एक्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट चार्टर एक्ट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं जो था, और ये लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट था, जो था 1853 का, ठीक है। 1850, क्योंकि हम सब जानते हैं 1857 में एक सैनिक विद्रोह हो गया था, जिसके बाद ताज का शासन आ जाता है। रानी जो थी वहाँ की ताज की, वो इस पर अपना कब्जा कर लेती है। तो उससे लास्ट सिर्फ यही एक रेगुलेटिंग एक्ट और बचता है, जो 1853 का था। इसमें क्या था, सबसे 3-4 इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बस वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली थी, इसमें क्या था, भारतीयों के लिए सिविल सेवा को खोल दिया गया, ठीक है। भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा, भारतीय भी सिविल सेवा में जा सकते थे और सिविल सेवक बन सकते थे। दूसरा क्या था, 1854 में भारतीयों के लिए सिविल सेवा में जाने के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैकाले समिति का गठन किया गया। और तीसरा, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो वो डिसीजन लेता था उस परिषद के माध्यम से, उसमें क्या था, भारतीयों को भी अब इन्वॉल्व किया जाने लगा, भारतीयों को भी रखा जाने लगा। जैसे कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में अब भारतीयों को भी रखा जाने लगा। अब क्या था, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जिसमें 6 में से 4 भारतीय थे। अब जो बंगाल, ठीक है, बम्बई, मद्रास और आगरा, इन चारों जगह से रखे गए थे, ठीक है। इन चारों जगह से इन्हें रखा गया था, इन चारों जगह से इन्हें रखा गया था, ठीक है, इन चारों जगह से इन्हें रखा गया था। अब इसके बाद क्या था, फोर्थ एक और पॉइंट है, जो एक मेन पॉइंट और है। अब जो गवर्नर जनरल के जो कार्य होते थे, जो प्रशासनिक, पहले क्या था, वो सारे तरह के कार्य देखता था, प्रशासनिक, व्यापारिक, सब कार्य देखता था। पर अब क्या था, जो गवर्नर जनरल के जो प्रशासनिक कार्य थे, और व्यापारिक को अलग कर दिया गया। अब इनके जो गवर्नर जनरल के जो प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य थे, इन्हें अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसे हमें समझने की जरूरत थी। बस इसमें यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यही चार ट्रैक थे। इसके बाद क्या है कि एक सैनिक विद्रोह हो जाता है, जिसके बाद ताज का शासन आ जाता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैं तुम्हें दो चीज़ बताना भूल गया था, तो मैं वो भी बता देता हूँ।
जैसे पहले 2 ही पॉइंट थे जो वो हैं, जो हमारे जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, वैसे तो बड़े एग्ज़ामों में भी आते हैं। जैसे पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का नहीं, पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, पहला। बच्चों को चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन आता है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दूसरा, भारत का पहला, ये बंगाल का था और मद्रास उसका पहला वो था ये, ठीक है। और जो भारत का, पूरे भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरा नया है, स्टार्टिंग है, तो मैं थोड़ा भी कंफ्यूज है, वो मतलब थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन रहता है, थोड़ा सा ऐसी है। तो मैं अभी और अच्छा करने के, इम्प्रूव करने, आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं और अच्छा करूँगा अभी, ठीक है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे अगला टॉपिक हम ताज का शासन, ताज में ताज ने कौन कौन से कानून बनाए थे, ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगी इसके ऊपर, इसी टॉपिक, इसके जो था ये टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, इस पे ऊपर एक वीडियो और आएगी जो जिसमें हम ताज का शासन और बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सबको अच्छा पसंद आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।